अस्सलाम वालेकुम जी, बेटर लिविंग की एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ सरवत अफ़ज़ल और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चूँकि रमज़ान भी चल रहा है, ईद की भी आमद-आमद है, मौसम भी चेंज हो रहा है और ईद के बाद शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। तो इसी मौके की मुनासबत से आज मैंने जिनको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, वो हैं बहुत मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्मिला। डॉक्टर अर्मिला, थैंक यू सो मच स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, चूँकि रमज़ान भी चल रहा है, ईद की भी आमद-आमद है, ईद के बाद आपको पता है शादी सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा। जी। कपड़ों की, स्किन की, बालों की जो है वो केयर स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं जो आपसे सवाल करना चाहूँगी वो ये कि रमज़ान के हवाले से मुझे बताएँ कि चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, स्किन की कैसे जो है वो रूटीन मैनेज करनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच सरवत, बड़ा अच्छा आपने टाइम चूज़ किया हुँ, रमज़ान का और हम तकरीबन दरमियान में पहुंच चुके हुँ, हैं, आधा आधा बिल्कुल। रमज़ान गुजर चुका है। तो बात ये होती है कि हाफ ऑफ द रमज़ान इज़ गॉन। तो ये हुँ, जो शुरू के 10-15 रोज़े होते हैं, लोग बड़े एंथुसियास्टिकली, बड़े एनर्जेटिकली उसको हुँ, रख लेते हैं, हुँ, लेकिन मिड में आके ना डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। एनर्जी बड़ी ड्रेन होने लग जाती है और शुरू में अपने काम हमने नहीं कंप्लीट किए होते, शॉपिंग, जैसा टेलर के पास जाना है, हुँ, कुछ अरसे के बाद शादियाँ वगैरह भी शुरू हो रही हैं, तो सारे काम हम लोग लास्ट जो होता है उसके लिए रख के छोड़ देते हैं। तो मीनवाइल बिकॉज़ ऑफ ईटिंग हैबिट्स, चेंज इन द हुँ, ईटिंग हैबिट्स, आपकी नींद मुतासिर हो रही होती है, सहर में आपको उठना होता है सहरी के टाइम पर और उसके अलावा सारा दिन आप काम करते हैं, रूटीन तो वैसी ही रहती है वर्किंग लोगों की। हुँ, और आपको पता है बच्चों के इम्तिहान भी हो रहे होते हैं, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में भी अपनी रूटीन चल रही होती है। सो द थिंग इज़ कि वो आपकी जो सारी एनर्जी होती है, आप 10-15 दिनों में उसको डिप्लीट कर देते हैं। इस वजह से मिड में आके लोग फ़ील करते हैं कि एनर्जी भी लो हो गई है, हुँ, सर पे काम भी है, बोझ भी है, तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालाँकि हमेशा मैं कहती हूँ कि रमज़ान की प्लानिंग आप पहले से ही करके रखें। रमज़ान हुँ, इटसेल्फ आपको डिसिप्लिन सिखाता है बिल्कुल। और आपको ये सिखाता है कि आप अपना टाइम टेबल और अपना शेड्यूल पहले से प्लान करके रखें। बेशक, हाँ। तो अगर ये चीज़ें पहले से प्लान कर ली जाए तो बहुत आसान हो जाती हैं। हुँ, लेकिन कमिंग टू स्किन केयर, उसमें ये है कि जो आपकी मॉर्निंग की रूटीन है, जो आपकी रात की रूटीन है या अगर कोई पहले से डॉक्टर ने आपको एडवाइस की हुई है, हुँ, तो उन चीज़ों के साथ आप स्टिक करें। हुँ, उसमें कोई चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मोस्टली हम जो दवाई भी देते हैं, अगर कोई हुँ, लोग दवाइयों पे भी हुँ, हैं, तो वो ऐसी दवाई होती है कि आप मॉर्निंग में ले सकते हो सहरी के साथ या प्रेफ़रेबली आप इफ्तारी के टाइम ले लें, हुँ, ताकि आपको एसिडिटी ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कई लोग सप्लीमेंट्स के ऊपर होते हैं, कई लोग स्टीरॉइड्स के ऊपर होते हैं, हुँ, ओरल हुँ, हुँ, मेडिकेशंस होती हैं, कई लोग एंटी एलर्जीज़ के ऊपर होते हैं हुँ। क्योंकि अभी पोलन सीज़न भी आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं और इफ्तारी के बाद इन लेकिन तमाम चीज़ों को ले डॉक्टर सकते हैं। अर्मिला, जैसे आपने सप्लीमेंट्स का ज़िक्र किया, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप क्योंकि एम्प्टी स्टमक होते हैं और आपकी रूटीन भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है, सहरी और इफ्तार का बड़ी ऑड टाइमिंग्स होती हैं, तो नोज़िया भी फ़ील हो रहा होता है ना कुछ जी, लोगों को, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको किस तरह से वो मैनेज कर सकें? किस टाइम पे ठीक होता है खाना? उसको मैनेज इस तरह किया जा सकता है कि राइट आफ्टर इफ्तारी आप ऐसी चीज़ें ना लें। कुछ टाइम गुज़रने के बाद, 1 घंटा गुज़रने के बाद, हुँ, जब आपका थोड़ा-सा खाना, क्योंकि हम लोग इफ्तारी एकदम से बहुत ज़्यादा करते हैं ना, समोसे, पकोड़े, हुँ, लस्सी, चाय, एवरीथिंग हमने इकट्ठी पेट भर हुँ, लेना है। हुँ, तो 1 डेढ़ घंटे के बाद अगर आप अपना सप्लीमेंट ले लेते हैं या जो भी आपका आयरन सप्लीमेंट है या कई लोगों को मल्टीविटामिन्स दिए होते हैं बिकॉज़ ऑफ हेयर लॉस, बिकॉज़ ऑफ हुँ, नेल कइयों के बड़े वीक हो जाते हैं या स्किन डैमेज भी हुई होती है, तो ऐसी हुँ, चीज़ें जो हैं फिर थोड़े से वक़्फ़े के बाद आप ले लें तो उससे नौज़िया वग़ैरह नहीं होगा। हुँ, हुँ, इसके अलावा जो आपकी पानी की कमी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि इफ़्तार के फ़ौरन बाद तमाम पानी आपने उसी वक़्त ही पीना है। 3-3 4-4 ग्लास वो इकट्ठे पी जाते हैं। मशरूबात भी साथ ही हुँ, हुँ, पी लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में उसको ब्रेक करके पीना ठीक है। चाहिए। अगर आपका रोज़ा जो है जो सवा 6 के करीब खुल रहा है, 6 सवा 6 के अराउंड खुल रहा है, तो आप 9 साढ़े 9 तक आपके पास 3-4 घंटे हैं, तो आप हुँ, थोड़ा-थोड़ा करके अपने जो भी मशरूबात हैं, पानी है और पानी के अलावा भी अगर कोई ड्रिंक है, तो उसको हुँ, आप ब्रेक करके लें। और मैं तो वैसे हर एक को यही कहती हूँ कि वो जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, जिस तरह आपका लाल शरबत है और हुँ, दूध के अंदर मिक्स करके भी आप पीते हैं, तो हुँ, उनको आप एनर्जी ड्रिंक्स ना समझें। हुँ, वो हुँ, सिंपल यही है कि वो शौक में अगर पीना है, अगर अपने बचपन की आपने कोई याद ताज़ा करनी है या अपने आपके बच्चे एड्स देख के वो पीना चाहते हैं, तो ज़रूर थोड़ा एक आधी इफ्तारी पे पी लें, ठीक लेकिन है, उसको रूटीन ना बनाएँ क्योंकि ओके। उसमें और कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ शुगर है। मैंने तो कुछ लोगों उसमें को देखा है लाल शरबत तो डाल ही रही होती हैं, चीनी भी ऐड कर रहे हाँ होते हैं जी, उसमें। दाल शरबत से पहले चीनी डलती चीनी, है, बिल्कुल। ब्लेंड होती है, फिर उसमें नींबू भी डाल के वो बड़ा एनर्जी ड्रिंक बनता है। सो वो कुछ दिनों के लिए तो ठीक है बट नॉट डोंट मेक इट अ हैबिट, वो आपकी रूटीन नहीं होनी चाहिए। हुँ, इसके अलावा मुझे जो बहुत चीज़ एक पसंद है वो चिया सीड्स। हुँ, चिया हुँ, सीड्स आर रियली वेरी न्यूट्रिशियस, उसमें बहुत हाई कंटेंट प्रोटीन का है, मैग्नीशियम का है। इसको ज़रूर अपनी खुराक में आप ऐड करें।
खुराक के अंदर दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, खुराक के अंदर आप सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें, कोशिश करें सैलड्स बना लें, फ्रूट चाट बना लें, और फ्रूट चाट के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीनी और जो होते हैं ना ये मशरूबात ऐड कर लिए जाते हैं, ऑरेंज ड्रिंक्स जो होती हैं वो ना करें। कोशिश करें कि आप प्योर जो फ्रूट्स हैं उन्हीं को अगर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी अल्टीमेटली मिड वे में और टुवर्ड्स एंड डिप्लीट हो जानी है। तो आप अपने रिजर्व्स को बिल्डअप करके रखें। डॉक्टर अमिला 2 सवाल अभी मेरे बैक टू बैक आए हैं माइंड में। एक तो ये कि सप्लीमेंट के बारे में मैंने ये सुना है, या मल्टीविटामिन्स जो हैं उनके बारे में मैंने ये सुना है कि वो लेने से आपका वेट गेन होता है। इज़ दैट ट्रू? ये एक मिथ है, क्योंकि कई लोग यही पूछते हैं कि इस सप्लीमेंट को खाने से हमारा वजन तो नहीं ज़्यादा हो जाएगा। अगर सप्लीमेंट के अंदर कैलोरीज नहीं है तो आपका वजन ज़्यादा नहीं होगा। अगर उसके अंदर सिर्फ विटामिन सी है, जिंक है, बायोटिन है, या मैग्नीशियम है जो आपके, और या सेलेनियम है जो कि आपके अच्छे ऐसे मिनरल्स हैं और विटामिन हैं जो ज़रूर एसेंशियल है स्किन केयर, नेल्स के लिए और आपके बालों के लिए, तो वो आपको वेट नहीं गेन कराते। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स डली होती हैं, और कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं उसके अंदर शुगरी कंटेंट भी होता है, क्योंकि वो आप डिजॉल्वेबल, आपको पता है कि आजकल आई हुई टैबलेट्स कई डिजॉल्वेबल के ड्रिंक्स की फॉर्म में आया हुआ है, वाइल्स की फॉर्म में आई हुई चीज़ें, उसमें शायद शुगर कंटेंट की वजह से अगर उनको लगता है कि वज़न बढ़ रहा है। अदरवाइज विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, बायोटिन, ये चीज़ें आपका वज़न नहीं बढ़ाती हैं। इवन जो आपके बी कॉम्प्लेक्स है वो आपका वजन नहीं बढ़ाता, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको कुछ इम्प्रूव ज़रूर कर देता है, क्विक कर देता है। कुछ लोगों को सप्लीमेंट्स के साथ ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमें भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। इसका भी कोई ताल्लुक सप्लीमेंट के साथ डायरेक्टली नहीं है। प्रॉबेबली वो ईटिंग हैबिट्स ऐसी हुई भी होती हैं, या वो बहुत अरसे तक डाइटिंग के बाद जब आपके बाल गिरने लग जाते हैं, नील्स इफेक्ट होने लग जाते हैं, स्किन इफेक्ट, तो उस टाइम पे वो डॉक्टर के पास आते हैं, और डेफिनेटली डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि थोड़ी अपनी डाइटरी चेंजेस लेकर आएँ। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि वो उनको लगता है कि वो वेट गेन हो रहा है। तो हम जो फ्रूट्स या जो खाना खाते हैं उसमें भी तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मल्टीविटामिन भी लें जिसमें विटामिन सी हो या मैग्नीशियम हो, और ऐसा कोई फ्रूट लें जिसमें ये दोनों चीज़ें हों, तो वो भी उसकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है आपकी बॉडी में? देखिए, विटामिन सी जो है ना एक वाटर के अंदर डिजॉल्व होने वाला विटामिन है। अगर एक्सेस भी होगा तो वो बॉडी से निकल जाएगा। मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, ये तमाम वो मिनरल्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में फूड में भी पाए जाते हैं। फूड्स के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह मछली में, अंडे में, गोश्त में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, लेकिन कम क्वांटिटी होती है। और जो हमारा कुकिंग स्टाइल है ना, उसकी वजह से काफ़ी हद तक मिनरल्स ज़ाया भी हो जाते हैं। यही रीज़न है कि अगर आप अच्छा खाना खा भी रहे हैं ना, तो भी आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है। अच्छा सब भून के खाते हैं, क्योंकि आपने भूनना है, ऑयल में इसको पकाना है बहुत देर तक, तो उसकी वजह से वो जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है ना, वो कम हो जाती है। इसी तरह आपको देखा होगा ब्रोकली को भी लोग बहुत कुकिंग कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ों को ना बहुत कुकिंग करने से आप उसको ज़ाया कर देते हो, उसकी जो इफेक्टिवनेस है या जो उसकी एक अच्छाई है जो आपको मिलनी चाहिए, तो वो ज़ाया हो जाती है। तो ये है कि बहुत रॉ भी नहीं खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा कुक करके भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक हम ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे चले लाल शरबत की हम बात कर लेते हैं, या हम फ्रिजी ड्रिंक्स की बात कर लेते हैं। आजकल तो एनर्जी ड्रिंक्स बहुत एनर्जी ड्रिंक्स, हाँ, तो क्या ये पानी का सब्स्टिट्यूट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पानी का सब्स्टिट्यूट सिर्फ पानी ही है। मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग समझते हैं ना हमने चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, अभी हमने कहवा पी लिया था, अभी हमने कोई और जो है ड्रिंक ले लिया था, तो वो कोई भी चीज़, इवन मिल्क शेक भी, ये चीज़ें पानी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। पानी पानी होता है। बाकी अगर आप दूध पी रहे हैं तो वो आपका एक कंप्लीट एक डाइट है। आप उसको एक अपना मील की तरह कंसिडर करें, लेकिन पानी को पानी की तरह कंसिडर करें। बिसाइड्स दैट जो अगर आप बात करो चाय की या कॉफ़ी की, तो वो आपको डिहाइड्रेट करते हैं। जब भी आप चाय या कॉफ़ी पियेंगे, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो एक डायूरेटिक की तरह काम करती है, मतलब एक ऐसे केमिकल की तरह काम करती है कि बॉडी के अंदर से पानी को निकालती है। तो इसको आप पानी का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, और ना ही समझना चाहिए। इवन ड्रिंक्स को भी नहीं, इवन ड्रिंक्स को भी नहीं। अगर आप पानी के अंदर सिर्फ लाइट सा लेमन डाल रहे हैं या थोड़ा सा हनी ऐड करें, तो चलिए उसको कह सकते हैं कि ये पानी का सब्स्टिट्यूट है। कई लोग समझते हैं कि हम पानी बिल्कुल पानी प्लेन 6, 7, 8 ग्लास हम नहीं पी सकते, तो उनको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप बीच में
लेमन ऐड कर लें या थोड़ा हनी ऐड कर लें, जिंजर डाल लेते हैं रॉ लोग, कुछ बीच में आपने देखा होगा स्लाइस करके खीरे ऐड किए होते हैं, जस्ट उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए। अदरवाइज जो आप ड्रिंक बनाते हो, कोई शरबत बनाते हो, कोई अगर आप जूस बनाते हो, कोई लस्सी बनाते हैं, कोई अगर आप मिल्क शेक बनाते हैं, वो पानी का सब्स्टिट्यूट उसको ना कंसिडर ओके करें। ओके, आपने चिया सीड का जिक्र किया, जी, तो उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसको आप दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते ठीक हैं, है। दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सैलेड्स पे डाल सकते हैं, अपनी ओके, फ्रूट अच्छा। जो आप फ्रूट्स काट रहे हैं उसको थोड़ी देर पानी में डाल के उसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ठीक है। चिया सीड सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि सबसे ज़्यादा अच्छा आपको एनर्जी लेवल बेहतर देते हैं जब उनको आप योगर्ट के साथ खाओ। हम तो पानी में डाल के, हमें तो आदत है हम पानी में डाल के उसको एज अ ड्रिंक पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक तरीका कार है। लेकिन दूसरा जो एक तरीका है वो ये है कि आप लस्सी में ऐड कर लें, आप अपनी योगर्ट में ऐड कर लें, आप अपने किसी भी फ्रूट्स के ऊपर डाल के उसको खा सकते हैं, एंड दे आर रियली वेरी नाइस एंड ये बड़ी एक हेल्दी चीज़ है। नॉट जस्ट चिया सीड्स, बहुत से और सीड्स भी जो हैं, जिस तरह से पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, आजकल तो इसके बने हुए छोटे छोटे वो क्रैकर्स भी आ रहे हैं, जो क्रैकर्स होते हैं ना उसके अंदर गुड़ के साथ बिल्कुल। सिंपल रॉ फॉर्म में वो सीड्स होते हैं, या उनको थोड़ा सा उन्होंने फ्राई किया होता है, हल्का सा उसको रोस्ट किया होता है, तो वो भी बहुत एक अच्छी काइंड ऑफ होता है ना, जिन लोगों को आदत होती है कुछ कुछ बिंज करने की, कुछ थोड़ा सा चाय के साथ, तो वो क्रैकर्स की फॉर्म में भी आते हैं और वो बहुत ही एक हेल्दी चीज़ है। अच्छा डॉक्टर अर्मिला, जैसे आपको पता है कि आधा रमज़ान तकरीबन गुजर चुका है, तो अब इस पूरे 15 दिन में या 13-14 रोज़े जितने भी गुजर गए हैं, ख़वातीन ने अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया होगा, आई एम श्योर। तो आप मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन के बारे में थोड़ा बताएंगी, हमारी ख़वातीन को गाइड करेंगी कि ईद तक वो कैसे जो है अपनी स्किन को बेहतर कर सकती है? मैं जनरलाइज सी आपको मॉर्निंग एंड इफ्तार की या शाम की रूटीन बताती हूँ, जो कि वो सहरी इफ्तारी में भी कंटिन्यू कर सकती है एंड इसके अलावा भी कंटिन्यू कर सकती है। देखिए सरवत, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बहुत अच्छा आपका क्लिनज़र होना चाहिए, वो या तो आप मॉर्निंग में यूज़ कर लें या आप रात में यूज़ कर लें, इट डिपेंड्स कि आपकी रूटीन कैसी है। ज़्यादातर ये होता है कि जो लोग पोल्यूशन में काम करते हैं, डे लाइट में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, या जो वर्किंग क्लास है, उनको चाहिए कि जब वो वापस आते हैं ना अपने काम से, उस वक्त एक अच्छी डीप क्लिनजिंग करें। अच्छी डीप क्लेंजिंग करके स्किन को बिल्कुल क्लीन करके साफ करके उसके बाद उसको मॉइस्चराइज करें। ठीक है। अब मॉइस्चराइजर के अंदर भी चॉइसेस बहुत ज़्यादा सारी अवेलेबल हैं। ठीक है। जिस तरह कुछ लोगों की ड्राई स्किन है, कुछ लोगों की चेहरा धोते साथ ही, अभी जिस तरह आप भी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि खिंचता है चेहरा धोने के बाद, अगर आप मेकअप रिमूव करती हैं तो इस तरह यहाँ साइड पे फील होता है कि बहुत खिंचन सी एक फील हो रही है। तो वो जो आपको लग रहा होता है ना कि बहुत स्किन आपकी डिहाइड्रेट हो रही है, तो वो आपको बताती है स्किन कि यहाँ पे हाइड्रेशन की, मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो थोड़े से डीप जो ऐसे मॉइस्चराइजर्स हैं ना, जिनके अंदर सेरामाइड्स डले हुए हैं या जिसके अंदर हाइड्रेशन लेवल ज़्यादा है, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, और वो घर आने के बाद इस्तेमाल करें, सुबह के टाइम में इस्तेमाल करें। और उसके बाद वो पूरी रात वो जो है मॉइस्चराइज़र आपकी चेहरे पे रहेगा, आपको हाइड्रेट भी करेगा। जो आपका बैरियर ख़राब हुआ है, स्किन का बैरियर, पीएच थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हो जाता है, उसको भी रिपेयर उसमें भी हेल्प करेगा, और इसके अलावा नरिशमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि सेरामाइड्स जो है ना, दे आर पार्ट ऑफ योर स्किन, आपके सेल्स का हिस्सा होते हैं। आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सेल के ऊपर की लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसका हिस्सा है सेरामाइड्स भी, और ये तमाम जो मॉइस्चराइजर्स के अंदर चीज़ें डली हुई होती हैं। तो आप अच्छा सा डीप उसको हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करें। उसके बाद आप कोई ना कोई एक एक्टिव इंग्रेडिएंट चेहरे पे लगाएं जो कि आपको रिपेयर में हेल्प करता है, जैसा विटामिन सी है, ग्लूटाथायोन है। ये तमाम चीज़ें जो है पूरे दिन का जो डैमेज हुआ है स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं बॉडी में, उन तमाम चीज़ों का आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे इफेक्ट आता है। तो उसको एक रिपेयर का उसको मौका दें, और एक ऐसा एक्टिव लगाएं जो आपकी स्किन को नरिश करे, रिप्लेनिश करे, बूस्ट अप करे। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड जो है वो भी लगाया जा सकता है। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एक, आप समझ लो, एक एंटी एजिंग है। इसलिए एंटी एजिंग है कि वो बहुत अच्छा स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करता है, ना सिर्फ आपकी मॉइस्चर को रिप्लेस करता है, बल्कि उसको लॉक करके अपने साथ इंगेज करके रखता है स्किन के अंदर। तो जो ऐसा मॉइस्चर नहीं है कि वो लगाया और उतर गया, एक ऐसा मॉइस्चराइजर है कि जो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होकर वहाँ पे वाटर को होल्ड कर लेगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो रूटीन में शाम में आप लगा सकते हैं, और मॉर्निंग ऑफिस से वापस आके भी लगा सकते हैं, और रात को भी लगा के सो सकते हैं। और सुबह के टाइम ये करें कि एक बेसिक सा फेस वॉश रखें, क्योंकि आपने डीप क्लेंजिंग शाम को, रात को की हुई है। एक बेसिक सा स्किन क्लेंजर या फेस वॉश रखें,
जो कि हाइड्रेटिंग हो, बहुत इरिटेटिंग ओके। ना हो। और इसके अलावा जो है अपना सन ब्लॉक लगाएं, मॉइस्चराइजिंग लाइट मॉइस्चराइजर्स, हाइलुरोनिक एसिड की इसकी जो बेस्ड मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं वो लगाएं और ऊपर सन ब्लॉक लगा लें। और सन ब्लॉक में जो वर्किंग है उनको चाहिए कि वो बीबी क्रीम वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल ओके। करें या टिंटेड इस्तेमाल करें। वो आपको 2 फ़ायदे देगा। एक तो आपका मेकअप का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर कुछ फिज़िकल एजेंट्स होते हैं जो सन ब्लॉक की तरह काम करते हैं। तो आपको एक तरह से डबल प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको केमिकल एजेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपको सन प्रोटेक्शन देंगे। साथ में आपको फिज़िकल एजेंट्स भी मिलेंगे जो आपको सन प्रोटेक्शन देंगे और आपका मेकअप का यूज़ कम हो जाएगा। उसके बिल्कुल ऊपर आप ठीक है। लाइट्स अपना जो भी लिपस्टिक है या आईलाइनर है वो लगा के आप अपने वर्क पे जा सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम स्किन वाले लोग जिनकी ऑयली ग्रीसी स्किन है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि रात के टाइम एक अच्छा हाइड्रेटिंग सेरामाइड बेस्ड आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं ना वो डीप क्लेंजिंग के बाद इस तरह का मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे। वो ओके। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स प्रेफर करेंगे ठीक है। जो उनको वाटर तो दे लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह उसके अंदर चीज़ें ना डली हों। तो इस तरह की चीज़ें उनको यूज़ करनी चाहिए। और ये बड़ी रेगुलर सी AM/PM रूटीन है। ठीक है। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं वो आपको एक दफ़ा स्किन देख के आपकी तमाम चीज़ों के बारे में लिख के आपको समझा के भेज देता है क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इसीलिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप वो चीज़ें मार्केट से भी ले सकते हैं, किसी अच्छे फार्मेसी से भी ले सकते हैं, जो डॉक्टर ने रिकमेंड की हैं और उसको ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकती है एक तरह लेके से। कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो चीज़ें आपने बार बार नहीं चेंज करनी होती हैं। उसी से मिलती जुलती जो चीज़ आपको मार्केट में अच्छी मिलती है आप वो पिकअप कर लें। डॉक्टर अर्मिला, वाई फेस वॉश, वाई नॉट सोप? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अच्छा देखिए, पहले तो सोप्स ही होते थे और सोप्स अभी भी हैं, ऐसी ठीक बात है। नहीं है। हम लोग बहुत से लोगों को कहते हैं कि आप सोप यूज़ कर लें। सोप जो है वो हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग सोप्स अवेलेबल हैं। बहुत से ऐसे सोप्स भी अवेलेबल हैं जो बहुत हार्श नहीं है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि आप सोप का इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि जो स्किन के डॉक्टर होते हैं वो मना कराते हैं सोप नहीं इस्तेमाल करना। तो वो कौन से सोप है जिसके हम खिलाफ हैं? हम उन सोप्स के खिलाफ हैं जो कि बहुत हार्श हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के साथ हैं, जिनका pH ऐसा है जो स्किन बैरियर फंक्शन को ख़राब करता है, डिस्टर्ब करता है और एक्जिमा वाली स्किन के लिए ज़्यादा मसले क्रिएट कर देता है। ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग बिल्कुल भी सोप्स के खिलाफ नहीं है और हम खुद भी लोगों को कहते हैं कि अगर आप यूज़ करें तो आप कंटिन्यू करें जो नॉर्मल स्किन ठीक है। है। लेकिन अगर एक्नी प्रोन स्किन है या एक्जिमा वाले बच्चे आ जाते हैं, टॉपिक एक्जिमा वाले बच्चे आ जाते हैं, माएँ हैं उनको टॉपिक एक्जिमा है, हैंड एक्जिमा है, तो ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं कि बहुत हार्श सोप्स ना यूज़ करें, सोप सब्स्टिट्यूट्स इस्तेमाल करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप का सोप बिल्कुल ही आप कट डाउन कर दें। ऐसा सोप जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो आपको तंग नहीं करता, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर अर्मिला, मुझे ये बताएं कि सन ब्लॉक लगाने के बावजूद भी सनबर्न क्यों हो जाता है? जो आपको सनबर्न हुआ था एग्जैक्टली मैं उसी एक शूट पे गई थी। एक मैं शूट पे गई थी, मैंने हालांकि बहुत अच्छा जो है वो मतलब सन ब्लॉक लगाया हुआ था। उसके बावजूद भी मेरी स्किन ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने गर्म पानी डाल दिया और उबल रही थी इसके। अच्छा, देखिए अब ये जो लोग समझते हैं ना कि हमने सन ब्लॉक लगा ली है, अब हम कहीं पे भी जा सकते हैं, धूप में, शूट्स पे, हम इवन बसंत भी मना सकते हैं छत पे जाके, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो क्यों हो जाती है स्किन, जल क्यों जाती है? तो मैं हमेशा समझाती हूँ कि जो आपका सन ब्लॉक है ना, इट इज़ नॉट अ लाइसेंस टू गो आउट इन द सन जस्ट लाइक दैट एंड स्टे आउट इन द सन फॉर लॉन्ग आवर्स। ये सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देता है लेकिन वो आपको जलने से उतना नहीं बचा सकता, टैन होने से उतना नहीं बचा सकता। बेसिकली सन ब्लॉक आपको जो यूवी रेडिएशन है उसके जो आपकी स्किन पे कैंसर प्रोड्यूसिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको रोकता है, लेकिन टैनिंग को उतना इफेक्टिवली नहीं रोकता। इवन जो लोग बर्न करते हैं वो बर्न भी समटाइम्स लगाने के बावजूद भी सन ब्लॉक बर्न भी हो जाते हैं, वो क्योंकि एक हीट का एलिमेंट भी होता है उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि सन ब्लॉक आपने अगर एक दफ़ा लगा लिया तो एक तो मुन्ना सा इतनी सी क्वांटिटी में लोग सन ब्लॉक लगाते हैं, बस ये हमने लगा लिया, ऊपर वो मेकअप कर लेते हैं। फिर सन ब्लॉक लगाने का उनको टाइम ही नहीं पता कि कितनी देर पहले सन ब्लॉक लगाना है धूप में जाने से पहले। तो धूप में जाने से कम से कम 30 मिनट्स पहले आपने सन ब्लॉक लगाना है, क्योंकि जब आपकी स्किन के ऊपर लगेगा उसके जो केमिकल जो भी उसकी कॉम्पोजिशन है वो एक्टिव होगी, सेल्स के अंदर जाएगी, सेल्स को प्रोटेक्शन देनी शुरू करेगी। एक तो फिजिकल सन ब्लॉक्स होते हैं ना जो क्रिकेटर्स लगाते हैं बहुत थिक सा ऐसे करके, वो फिजिकल सनस्क्रीन
रेडिएशंस होती हैं, ओके। वो सूरज को पहुंचने ही नहीं देती हैं आपकी जिल्द की लेयर तक। लेकिन जो आपके केमिकल सन ब्लॉक्स होते हैं ना, वो स्किन में पहले अब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं सेल में जाके, और फिर प्रोटेक्शन देना शुरू करते हैं। तो आपको ओके। आधा घंटा पहले लगाना चाहिए। आमतौर पे जो मदर्स हैं उनको मैं कहती हूँ, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं तो सुबह उठते साथ बच्चों की तैयारी से पहले अपनी तैयारी कर लें। बच्चों को तैयार करने से पहले आप खुद तैयार हो जाएं, हाँ। फेस वॉश भी कर लें, मॉइस्चराइज भी कर लें, सन ब्लॉक भी लगाएं, बच्चों को रेडी करें। और बेशक उसके बाद आप ड्राइव करती हैं, जो भी करती हैं, ड्राइव करती हैं तो हाथों पे भी सन ब्लॉक लगाएं, ठीक है। बल्कि बेहतर है कि ग्लव्स पहन के ग्लव्स ड्राइव पहन, करें गर्मी में। बिल्कुल। इसके अलावा जो क्वांटिटी है वो मुन्नी सी क्वांटिटी नहीं लगानी, एटलीस्ट ये जो आपका एक पोर है। उंगली का ये जो छोटा पोर होता है, हाँ। इसके इतना कम से कम सन ब्लॉक आपने फेस के ऊपर सही। अप्लाई करना है। ठीक। ये एक रफ एस्टिमेट मैं बता रही हूँ, इसकी एक ठीक है। कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशंस तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम्म। हमारे इम्तहानों के लिए होता है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए नहीं। लेकिन सिंपल चीज़ ये है कि कम से कम आप हाँ। एक पोर के बराबर सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें अपने फेस पे, और वो सन ब्लॉक को आपकी नेक पे भी लगाना चाहिए। और उसके बाद उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें, उसको फैला लें चेहरे के ऊपर, और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करें, वो उसको लेट इट एब्जॉर्ब। क्योंकि जो आमतौर पे सन ब्लॉक्स अभी आ रहे हैं, दे आर रियली हाई क्वालिटी सन ब्लॉक्स। ओके। वो चेहरे के ऊपर वाइट एक जो निशान सा पड़ जाता है, ऐसे सामने शो होता है, लेयर। उस तरह शो नहीं करते हैं, वो ब्लेंड हो जाते हैं आपके स्किन कलर के साथ। और जो इवन जो वाइट कलर के भी होते हैं ना, वो भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में। वो भी थोड़ी देर आपको लगेगा कि चेहरे पे नजर आ रहा है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे तो वो गायब हो जाएगा। और बिल्कुल। अगर ज़्यादा आप लोग इसके बारे में कॉन्शियस है, आपको पसंद नहीं है, तो आप जेल सन ब्लॉक ले सकते हैं, ओके। क्योंकि बिल्कुल नज़र ही नहीं आता चेहरे पे ठीक है। लगा हुआ। ठीक है। लेकिन उसकी आपने अच्छी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। जैसे जो बाहर जाने वाली वर्किंग लेडीज होती हैं, डेफिनेटली आजकल तो चले रमज़ान है, रमज़ान में तो स्पेशल नमाज का भी एहतमाम किया जाता है ना, जी तो क्या बार बार वजू करने से भी सन ब्लॉक उतर जाता है, मतलब आपको फिर बिल्कुल। दोबारा से अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल जी, सन ब्लॉक को जो यूजुअली मैं बताती हूँ लोगों को, मैं यही कहती हूँ कि सुबह ज़रूर लगाएं। और अगर आपका वो सुबह वाला सन ब्लॉक लगा हुआ है, तो अब जब जोहर की नमाज आपने पढ़ ली है, उसके बाद आप एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई ओके, करें। रीज़न ठीक ये है। है, उस वक्त वो धूप के आवर्स होते हैं, उस वक्त गर्मी होती है, बिल्कुल धूप ठीक है। होती है। उसके बाद आप ज़रूर रीअप्लाई करें। उसमें 4 घंटे वैसे भी गुजर चुके होते हैं। अगर आप 10-11 बजे काम पे पहुँचे हैं, तो बाय द टाइम आपका ज़ोहर का टाइम होगा, वो 4 घंटे वैसे भी गुजर चुके होंगे। और स्पेशली जो स्कूल की जो टीचर्स हैं, उनको मैं कहती हूँ कि आपने तो 12 बजे जो आपका ब्रेक टाइम है स्कूल में, बिल्कुल। उसमें आपने लगा लेना है। ठीक है। अदरवाइज जो ऑफिस वर्किंग स्टाफ है, वो अपने लंच ब्रेक में इसको रिपीट करे। और जिन लोगों के लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, जैसे आगे दिन लंबे हो जाएंगे और 6:30-7 बजे तक भी ठीक ठाक धूप होती है, तो वापसी पे भी एक दफ़ा अप्लाई कर लें तो दैट्स द बेस्ट। लेकिन कम से कम दिन में सुबह लगाया तो आप उसको अपनी नमाज के बाद, दोपहर की नमाज के बाद ज़रूर अप्लाई करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको असर के बाद भी अप्लाई करें। तो कभी अगर क्योंकि मौसम अगर आपका इतना ज़्यादा धूप का एक्सपोजर नहीं है, तो उस टाइम पे आप अगर छोड़ भी देते हैं तो दैट्स ओके। तो कभी अगर मौसम बहुत अच्छा हो, बारिश हो रही हो, तो उसमें तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, सूरज तो निकलता है ना जी, लाइट तो है ना। अच्छा, ठीक है। इवन सरबत लोगों को समझाने के लिए मैं कहती हूँ कि जो आपकी स्टूडियो की लाइट्स है ना, इसके अंदर भी ओह। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। ठीक तो है। आप स्टूडियो के अंदर भी बैठे हुए हो ना, तो अपने अपने मेकअप के नीचे अपना सन ब्लॉक जरूर लगाएं। या जो आपकी बेस है, या जो आपका टिंटेड मॉइस्चराइजर है, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, उसके अंदर आपका SPF होना चाहिए। SPF इज सन ब्लॉक, ठीक ठीक है, उसका दूसरा नाम है सन ब्लॉक का, या UV प्रोटेक्शन है, तो ठीक वो है। आपको ज़रूर लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को सनबर्न हो जाता है और तो उसको जो है वो इमरजेंसी में क्या अप्लाई करना चाहिए डॉक्टर तक पहुंचने से पहले? उसको जी, क्या जी। कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ देखिए, करनी चाहिए? अमूमन जो है ना, हमारे मुल्कों में सनबर्न उतना बुरा वाला नहीं होता। लेकिन ओके। अगर हो जाता है किसी का आउटडोर कोई ऐसा इवेंट है जिसमें वो ज़्यादा देर बाहर रहे हैं और स्किन बहुत सेंसिटिव है और सनबर्न हो गया है, तो उसके ऊपर कोई भी, जैसा होता है ना, टूथपेस्ट लगा ली और घर पे पड़ी हुई क्रीम्स लगा ली या कोई मरहम बना के लगा लिया, इस तरह की चीज़ें मत लगाएं। सिंपल अगर आपने करना है, सिंपल वाटर के साथ धो लें, पानी के साथ उसको अच्छी तरह वॉश करें, कूल डाउन करें स्किन को। और अगर लगाना ही है तो आप जो एलोवेरा होता है घर के अंदर प्लांट, एलोवेरा जेल अगर है तो आप वो लगा लें। अदरवाइज बाजार में एलोवेरा जेल की बहुत सी ट्यूब्स फॉर्म में मिल जाती है, जार की फॉर्म में मिल जाती है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो सूदिंग हो आपकी स्किन के लिए, आपको वो लगानी चाहिए। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्योंकि सनबर्न तो ठीक हो जाता है, वो आपको 1-2 दिनों में वो जो उसकी जलन है, जो रैश है, या अगर खुदा ना खासा कोई ब्लिस्टर भी बन गया तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके निशान
पक्के रह जाते हैं चेहरे पे ना, पिगमेंटेशन दे जाता है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है कि वो आपको टाइमली, वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन ना हो जाए, ज़्यादा उसकी पिगमेंटेशन ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए जो भी दवा है वो आपको प्रिस्क्राइब करे। दवाइयाँ हम इसलिए नहीं बताते, सरबत बताने को हम लोगों को बता दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर यहाँ पे ट्रेंड ये है कि सब लोग जो है वो नुस्खे लेके खुद ही से सेल्फ बिल्कुल मेडिकेशन करने लग बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए मना कराते हैं कि आप, बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास आएँ। लेकिन ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट्स में आ रही होती हैं ट्यूब्स के नाम, और ये जल गया तो ये लगा लें, एक वन थिंग फॉर एवरी पर्पस एंड एवरी इंजरी, वो चीज़ें आपने नहीं लगानी है। उससे कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। एलोवेरा जेल इसलिए कह रही हूँ कि एलोवेरा जेल एक बिल्कुल न्यूट्रल सी, एक बेज़रर सी चीज़ है, और ठीक आम है तौर पे लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ ना कुछ हमने ऊपर लगाना ही है। ठीक है तो टूथपेस्ट लगाने से या कोई ऐसी चीज़ लगाने से जो कि बजाय फ़ायदा देने के नुकसान दे, उससे बेहतर होता है कि आप, चलो अगर कुछ करना है रेमेडी, तो कोई इस तरह की जेल लगा के उसके बाद आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है। अच्छा, चूँकि अब ईद की आमद है जी। और आप हमारी ख़वातीन को जो है वो ज़रा गाइड करें कि ऐसे कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो कि उनको लेने चाहिए ईद से पहले, ताकि उनकी स्किन अच्छी हो सके, ग्लो कर सके, और कितने दिन पहले? ऐसा है सरवत कि जो ख़वातीन होती हैं ना, वो मैंने देखा है, इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ख़वातीन को हम बहुत कहते हैं कि आप शुरू में अपनी चीज़ें करवा लें। देखिए जो ग्लो है ना, वो कहते हैं आखिर में ही आना है। वो जो भी मर्ज़ी कर लो ना, उन्होंने हमारी बात नहीं माननी है। वो कहते हैं कि हमने हर चीज़ आखिर में करानी है। मैं समझाती रहती हूँ कि जो आखिर में कराने की चीज़ है वो है, आपने मेहंदी लगवानी है, आप आखिर में कराएं। आपने मैनीक्योर पेडिक्योर कराना है, आप आखिर में करवा लें। बिल्कुल। या अगर आपने कोई हेयर कट कराना है, वो आप आखिर में करा लें। आईब्रोज, अपर लिप्स। इवन मैं कहती हूँ कि कलर भी अगर कराना है ना, तो वो भी हफ्ता 10 दिन पहले करा लें, क्योंकि उसके अंदर भी कोई ना कोई इश्यू आ जाएगा, फिर आपको कलर ठीक कराने के लिए जाना पड़ता है। समटाइम्स कलर्स के भी रिएक्शन हो जाते हैं। हम देखते हैं कि चांद रात पे मैंने हेयर डाई कराया, डॉक्टर साहब मेरी तो आंखें सूज गई हैं, मेरे ओह, पूरे हाँ। चेहरे पे रैश आ गई है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें पहले करवा लें, क्योंकि फिर ईद पे छुट्टी आ जाती है। बिल्कुल। बिसाइड्स दैट, जो स्किन केयर की चीज़ें हैं ना, वो भी आपको पहले ग्लो देंगी। अगर आपने कोई माइक्रो नीडलिंग करानी है, अगर आपने कोई स्किन बूस्टर करवाना है, आपने कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड करवाना है, या जो सैमन डीएनए आजकल बड़ा इन हुआ है, वो अगर आप करवाना चाहते हो, रिपेयर करता है, रिप्लेनिश करता है स्किन को, बूस्टअप करता है स्किन ठीक को, है। तो वो आप पहले करवाएंगे तो वो आपको हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद रिजल्ट देना शुरू करेगा। ये इंस्टेंट चीज़ें नहीं है, मेकअप नहीं है, इट्स नॉट मेकअप। लेज़र जो करवाते हैं हेयर रिमूविंग के लिए और सारा। बिल्कुल, देखिए लेज़र भी जो हेयर रिमूवल वाला है, वो कम से कम भी आपको मिनिमम, मैंने लास्ट ईयर वीडियोस बनाई थी इसके बारे में पूरी, कि कौन सी चीज़ें 3 दिन पहले करा लें, कौन सी चीज़ 7 डेज़ पहले करा लें। वो इसीलिए कि हर शख्स जो था, हर पेशेंट की ये ख्वाहिश थी, हर खातून की ये ख्वाहिश थी, हर लड़की की ये ख्वाहिश थी कि वो माइक्रो नीडलिंग जो है ना, वो चांद रात पे आके कराए, ओह, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि जब आप नमिंग जेल लगाते हो उससे रिएक्शन आ सकता है। ओके। माइक्रो नीडलिंग हल्की सी इंजरी होती है स्किन के ऊपर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ऊपर बूस्टर्स लग रहे हैं, तो वो उन्होंने चांद रात के अंदर अंदर आपको मैजिक दे के सुबह कोई ग्लो नहीं ले आना। तो ये समझाने के लिए मैंने स्पेशली लास्ट ईयर भी एक पूरा इसके ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स बना के शेयर किए थे कि लोगों को एजुकेट किया जा सके। लेज़र्स हो गए, माइक्रो नीडलिंग हो गई, हाईफू, स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स, ये तमाम चीज़ें आपकी पहले हो जानी चाहिए। इवन बोटॉक्स फिलर्स को भी 15 दिन पहले करके मतलब फ्री अभी हो जाना खवातीन को स्टार्ट कर लेना चाहिए बिल्कुल इसको। बिल्कुल, दिस इज़ द राइट टाइम। हम्म। देखिए बोटॉक्स का भी जो रिजल्ट होता है ना, वो आने में आपको 10 दिन लगते हैं, ओके। 2 वीक्स भी लग सकते हैं, तो इसलिए पहले कराएंगे तो रिजल्ट आएगा। बिल्कुल और ठीक प्लस है। जो बोटॉक्स होता है, अगर आप कर रहे हैं तो उसका छोटा मोटा कोई प्रिक का निशान आ सकता है, खुदा ना खास्ता कहीं स्वेलिंग आ सकती है। फिलर्स में भी इसी तरह ही होता है। तो हमें लास्ट डेज के ऊपर, आखिरी 2-3 दिनों में तमाम डर्मेटोलॉजिस्ट एग्री करेंगे कि हमें फोर्सफुली कहा जाता है कि हमें फिलर्स कर दें चीक्स पे, लिप्स पे, ये वो, तो मना करा रहे होते हैं कि यार वो आप अपनी भी ईद आपकी ख़राब होगी, और ऑफ कोर्स फिर हमें भी कॉल्स आती हैं ना, तो फिर हमें भी वो डिस्टर्ब होते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये सेटल डाउन हो जाएगा। बट द थिंग इज़, इन चीज़ों के लिए पहले से प्लान करें, डॉक्टर से पूछ के रखें अगर आपको ज़रूरत है। इवन मैंने जिस तरह से कहा कि इवन हेयर कलर को भी आपको हफ्ता पहले करवा लेना चाहिए। इसमें इनमें ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एक नॉर्मल वर्किंग लेडी या कोई भी बहुत कम पैसों में भी करवा सकते हैं, जो आप समझते हैं कि सिंपल ठीक है, एक स्किन की क्लेंजिंग का प्रोसीजर है, ठीक जो है। कि एक मेडिकल ग्रेड फेशियल होता है। सिंपल आपकी स्किन को उसने साफ करना है, हाइड्रेट करना है, पोल्यूशन के इफेक्ट्स को
क्लियर करना है। इवन ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं और कई लोगों को सिंपल हाइड्रोफेशियल से इतना प्यारा ग्लो मिल जाता है। ठीक है। और नथिंग एल्स इज नीडेड। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जो करा सकते हैं वो एक ग्लो फेशियल होता है विद लेज़र, ठीक है। जिसके अंदर क्यू स्विच लेज़र ऐड कर दिया जाता है। यही ठीक है। ग्लो वाला फेशियल होता है, ज़रा थोड़ा माइल्ड करके कर देते हैं, रेड लाइट लगा देते हैं, एलईडी जो लाइट्स होती हैं उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है स्किन की, कोलेजन इन्हांस हो जाता है थोड़ा, और आपको इंस्टेंटली एक अच्छा विद इन 2-3 डेज आपको लगता है कि मैंने बहुत एक अच्छी सी ट्रीटमेंट फेस की करवा ली है। साथ में आप एक लेज़र करवा लें जो कि क्यू स्विच लेज़र होता है, आपकी जो पीच फज है, जो रुआं टाइप का बाल है वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्यू स्विच से हो जाता है रिमूव, ये से लेजर करवानी चाहिए इसकी? नहीं देखिए, इससे वो ट्रीट भी हो जाता है, मैनेज भी हो जाता है, ओके। बाल कम भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है ठीक जो है। बारीक बाल होता है ना वो उससे मैनेज हो जाता है। आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेजर्स के ऊपर ज़रूर अपने आप को एक्सपोज करें, बहुत स्ट्रॉन्ग लेजर्स के ऊपर ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा जो एक ट्रेंड आपको पता है सरबत आया है डर्मा प्लेनिंग का, आपने सुना जी, होगा। मैं उधर ही आ रही थी। वो जो डर्मा प्लेनिंग जी, लोग जी। कहते हैं बस पीच फंस है तो डर्मा प्लेनिंग कर लें, इसके मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं ये उसको जो आजकल बिल्कुल पाउडर फेस पे डाल के और मतलब बाल जो है वो एक्सपोज करके तो ऊपर वो बड़ा सेटिस्फाइंग लग रहा होता है, नहीं, वो लेकिन क्या चीज़ होती है आपको पता है? वो रेजर होता है ना, वो रेजर है। उस तरह वो एक उस तरह है, वो एक रेजर है जो आप चेहरे पे फेर रहे हैं, ब्लेड है जो आप चेहरे पे फेर रहे हैं। वो जो पाउडर वगैरह डालते हैं ना वीडियो जी, बनाने के जी, लिए, जी, जी। पाउडर थोड़ा सा डस्ट करके वो दिखाते हैं कि जी देखिए छोटे छोटे बाल हैं, वो बाल तो नजर भी नहीं आ रहे होते। उन बालों को मैं कहती हूँ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। डू ओके। नॉट टच दोज हेयर। अगर वो नजर नहीं आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे, तो जरूरत नहीं है। देखिए ठीक है। आपको मैं साइंटिफिकली बताऊं तो सिर्फ नाखून के अलावा ना हाँ, हाँ। पूरी बॉडी पे बाल होता है, नजर नहीं आ रहा होता। लाइट सा हल्का सा रुआ पूरी बॉडी पे होता है जो दिखाई नहीं दे रहा होता नेल्स के अलावा। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो शायद आपको वो भी नजर आ जाएगा, इधर भी बाल हैं, इधर भी बाल हैं, इधर भी। तो बात ये है कि आपने हर एक बाल को छेड़ने की जरूरत नहीं। अगर वो आपको तंग नहीं कर रहा, दिखाई नहीं दे रहा, आपको वो कॉस्मेटिकली बुरा नहीं लग रहा, आपके मेकअप के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उसको मत छेड़ें। आपको उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा अपना एक ब्लीचिंग लेज़र ले लूँ तो आप एक ब्लीचिंग लेज़र बिल्कुल करवा सकते हैं। बट डर्मा प्लेनिंग के मैं अगेंस्ट हूँ फ्रैंकली। उसमें अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो ना तो वो एक ब्लेड जो है वो पूरी स्किन को बेसिकली काट रहा है। ऊपर से बाल भी उतर रहे हैं, डेड लेयर स्किन की भी उतर रही है, छोटे छोटे माइक्रो कट्स आ जाते हैं फिर स्किन उससे के तो ऊपर। बेहतर है कि अगर आप हाइड्रा फेशियल भी करवाएं तो उसमें भी सिंपल। एक देखिए बेसिकली वो कॉन्सेप्ट यही है कि स्किन जो है ना थोड़ी सी साफ हो जाती है, ठीक है। अब वो लड़के भी जब शेव करते हैं तो थोड़ी साफ हो जाती है ना, बिल्कुल। जब स्मूथ सी हो जाती है। तो वो वाली आदतें ठीक क्या है। ज़रूरत है आपको करने की। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आप ये चीज़ अपने बिल्कुल। आपने कराना है। डेड स्किन उतारनी है, हाइड्रा फेशियल नहीं, तो चलिए एक जेंटल पील करवा लें। ओके। पीलिंग होती है जिसके अंदर एक सोल्यूशन लग जाता है, वो जो भी आपके डेड स्किन है उसको खा जाता है वो सोल्यूशन और वो ऊपर से उतार देता है उस लेयर को। सिंपल जो ज़बान में मैं समझाऊँ तो वो एक एसिडिक सा एक मटेरियल होता है, वो आप लगाते हो, उससे जो डेड स्किन है वो उसके सेल्स आपके ऊपर से उतर जाते हैं और नीचे से आपकी साफ सुथरी सी स्किन निकल आती है। आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर सेफर ट्रीटमेंट्स एंड गो फॉर द ट्रीटमेंट जो साइंटिफिकली उनका कोई एविडेंस है ना। इस तरह के जो टोटके और चीज़ें और हैक्स बनाए हुए लोगों ने, उन पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जैसे आजकल हमारी खवातीन पकौड़ों के साथ साथ जो है ना वो जरा बेसन बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बेसन के मास्क बना बना के भी लगाए। बिल्कुल, ये भी वैसे आप बेसन का इसके बारे मास्क। में क्या कहेंगी? देखिए बेसन का मास्क हो गया, ये जितने भी आपके ये होते हैं ना होम रेमेडीज, ये काम तो करती हैं, लेकिन अगर उसकी इंडिकेशन होगी तो वो काम करेगा। बेसन वाला जो कर रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कि एक खातून ने लगाया है बेसन, एक्चुअली उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं पकौड़ों के लिए लाई थी जिसे आप स्टॉक करते हैं, तो मैंने सोचा चले इसको चेहरे पे भी मास्क करके लगा लें। बट द थिंग इज कि वो ड्राइंग एक एजेंट है, वो आप लगाओगे तो वो ड्राई करता है। इसी तरह आपको पता है जो मुल्तानी मिट्टी के भी लोग मास्क लगाते हैं, इसके अलावा चारकोल मास्क भी लगाते हैं। ये जो है जिसको सूट करना है, जिसकी स्किन टाइप उसके मुताबिक है, उसको तो वो सूट करेगा। लेकिन अगर एक ड्राई स्किन वाला शख्स जो वो बेसन लगा लेगा, उसको ड्राइंग इफेक्ट और उसको ड्राई कर देगा, ओवर ड्राई कर देगा। लेकिन ऑयली स्किन वाला लगाएगा तो उसको वो तंग नहीं करेगा। बिल्कुल। इसलिए आपने सबसे पहले देखना मेरी स्किन टाइप कैसी है। तो जो भी टोटका आ रहा है, जो भी रेमेडी आ रही है ऑनलाइन, इंस्टाग्राम के ऊपर वो रील्स देखते जाते हैं और अच्छा ये भी प्लीज़ वो मत करें।
हमारे टाइम पर जब हम छोटे थे ना, तो ये इतने कॉमन, ये तो मोबाइल फोन्स तो होते ही नहीं थे, तो हमें कोई टोटके छोटके नहीं पता थे। हमारे कोई राइट लेफ्ट कोई बता दे बड़ा तो बता दे। अभी तो बच्चों को टोटके जो है ना वो उनके फोन्स के ऊपर है बच्चियों के लिए, तो वो हर चीज ट्राई कर रही होती है। तो डॉक्टर अलमीला, वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, पाउडर जो होता है जो बच्चों को लगाते हैं, टैल्कम पाउडर, मैं ये लगा के जाया करती थी कॉलेज पे। That was your face powder। तो अच्छी बात है ना। देखो सर, हमारा टाइम बड़ा ही इनोसेंट सिंपल टाइम था। मैं तो अभी जो बच्चियां मेरे पास आती हैं मैं उनको बताती हूँ कि हम जब कॉलेज में भी थे ना, मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ते थे, हमें कोई चीजों का नहीं पता था। बहुत ज्यादा चीज नहीं पता थी, तो एक लिपस्टिक लगा लेना हमारे लिए होता था कि हमने पता नहीं बहुत बड़ी फैशन कर ली है। कोई आईब्रोज वगैरह भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, एंड वी वर ग्लोइंग। मैं आपको बताऊं, हमारे क्लास की जितनी भी लड़कियां हैं, अभी हम जो पुरानी फोटोग्राफ्स देखते हैं, हमारी स्किन भी अच्छी होती थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, और हमारे जो था वी यूज्ड टू ग्लो एंड शाइन। और वो जैसे आजकल रील भी एक बड़ी वायरल है ना, ये जो मिलेनियल्स हैं, ये लोग सोचते हैं अपने आप को, वैसे ये दिमागी तौर पे 60 साल के हो चुके हैं, सोचते हैं अपने आप को 16 साल के हैं, बूढ़े ये हो चुके हैं, लेकिन अपने आप को बूढ़ा दिखाते नहीं है, समथिंग लाइक दैट ना। तो भी ठीक है ना, अब हम वही वाली बात है कि जैसे मीडिया की वजह से ना, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रेशर है ना इस जनरेशन के ऊपर। वो बच्चे जो देख रहे हैं उन्होंने वही करना है। अब देखिए, मेरे पास कई दफ़ा लड़कियां आती हैं, वो मुझे तस्वीरें निकाल के और इंस्टाग्राम की पोस्ट दिखाती है, डॉक्टर साहब ऐसी स्किन चाहिए। अब मैं आपको कहती हूँ ये फिल्टर है, ये तो फिल्टर है, ये तो मेकअप है, ये तो लाइट है, ये इतना कुछ होता नहीं है। देखो, हर एक के चेहरे पे पोर्स भी हैं, पोर्स होते हैं, इट्स वेरी नेचुरल। हर एक के चेहरे पे छोटा मोटा फ्रेकल, तिल, थोड़ा बहुत सन के डैमेजिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं, कोई इतनी बहुत बिग डील नहीं है। और हर एक के चेहरे पे हल्का फुल्का सा रुआं बाल भी होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल हेयरलेस तो कोई भी नहीं हो सकता ना। तो ये बच्चों को समझाना पड़ता है, हमें टीनेजर्स के साथ बैठ के उनको समझाना पड़ता है कि ये फिल्टर है, ये आप भी लगा के फिल्टर पे पिक्चर्स लेके मीडिया पे लगाओगे तो आप इससे भी ज्यादा अच्छे लगोगे। और एक जो चीज आई भी, कोरियन ग्लास स्किन, यस, एक वो बड़ा आया हुआ है, ठीक है, वो जो जिसका पेपर सा चेहरे पे लगा होता है और वो शाइन हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में देखिए जी, पोर्स, फाइन लाइंस, लाइट से फ्रेकल्स, दे आर पार्ट ऑफ यू। हाँ, ठीक है, आप इसको मैनेज करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। हेल्दी स्किन, यू शुड हैव अ हेल्दी स्किन, बट यू कैन नॉट बी फ्लॉलेस टोटली। जो होता है ना, हम डॉल्स नहीं बन सकते हैं, जी जी, हम इंसान ही रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है। डॉक्टर अलमीला, वैसे सोशल मीडिया का फायदा भी है। हमारे ज़माने में बेशक हम बहुत इनोसेंट थे, लेकिन हमारे कुछ लोग तो जैसे इनोसेंट के अलावा फिर वही बात है ना कि हमारे पास नॉलेज भी कम था। हम आईब्रोज और अपर लिप्स ऐसे ऐसे बड़े हुए होते थे, और हमें यूनिवर्सिटी तक नहीं पता होता था कि हम लोगों ने भाई क्लीनिंग करवानी है। और इसमें देखिए, बात ये कि अपनी ग्रूमिंग तो होनी चाहिए। हाँ। ग्रूमिंग के अंदर कोई भी एतराज़ किसी को भी नहीं है। हम लोग जो बात करते हैं ना डॉक्टर्स, हम लोग तो सारा दिन जनरेशन के साथ हमारा इंटरेक्शन रहता है, और नॉट जस्ट वन जनरेशन, इवन जो मेच्योर लोग भी हैं वो भी आके इसी तरह की बातें करते हैं कि लिप्स ये कर दें, आईज ऐसी होनी चाहिए, चीक्स ऐसी होनी चाहिए, जॉ लाइन ऐसी होनी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ गया है सोशल मीडिया का लोगों के ऊपर, जो कि इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। कभी कभी वही मैंने कहा ना कि फ्लॉज के साथ, ये फ्लॉज नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ यू, दे मेक यू। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको जैसे बनाया है, अनटिल अनलेस कोई बहुत खुदा ना खासा कोई मेजर डिफॉर्मिटी नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा छेड़ने की या उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंटी एजिंग करनी चाहिए, एक हेल्दी लिविंग आपका स्टाइल होना चाहिए। मैं तो स्किन केयर को ये कहती हूँ कि जिस तरह आप अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखते हो ना, शुगर का ख्याल रखते हो, अपने हार्ट का ख्याल रखते हो, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखते हो, इसी तरह अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। ठीक है, सन के जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं, पोल्यूशन के, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के, वो ना सिर्फ बॉडी के अंदर आ रहे हैं, बॉडी के ऊपर ये जो कवर अल्लाह ने दिया हुआ है इसके ऊपर भी आ रहे हैं। सो स्किन इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन, जस्ट लाइक योर हार्ट, जस्ट लाइक योर किडनीज। इसका ख्याल रखें, लेकिन ओवरडू नहीं करना। वो जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स की एक लोगों को बहुत आदत बन गई है या बहुत मजबूरी बन गई है ना, वो उसके लिए मजबूरी ना बनाएं। हम लोग बैठे हुए हैं आपकी एडवाइस के लिए, आपकी हेल्प के लिए, ज़रूर आएँ, लेकिन वो जो एक लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है ना कि बस जो पेशेंट आएगा, जो बंदा आएगा, वो कहता है लिप्स कर दें, तो विदाउट थिंकिंग फॉर द सेकंड मिनट आप सिरिंज उठा के उसको लिप्स में फिलर कर देते हैं। तो आपका काम है उनको बताएं कि आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्यों करवाना चाह रहे हैं, किसी के कहने पे करवा रहे हैं। कोई देखिए, फिल्म एक्टर्स हो गए या जो स्टार्स होते हैं ना, उन्होंने तो
फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए टीवी उस पे आना होता है। उनकी बिल्कुल। बहुत छोटी-छोटी क्लिप्स होती है ना, 2 सेकंड्स, 5 सेकंड्स का वो एक शॉट होता है, फिर एंगल चेंज हो जाता है, तो उनको उनके ऊपर वो चीज़ें कई चीज़ें सूट करती हैं। लेकिन रूटीन लाइफ़ के अंदर आपने देखा है जो डक लिप्स बने हुए हैं, फिश लिप्स बने हुए हैं, वो रूटीन में यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों में, लड़कियों में हाँ, इट अच्छा डजंट नहीं लुक लगता। नाइस। हाँ। आप कहते हो यू डोंट, आपको ऐसा लगता है कि आप इधर बिलॉन्ग ही नहीं करते हो ना इस जगह पे। तो वो टीवी स्क्रीन की एक अलग रिक्वायरमेंट है। इवन टीवी स्क्रीन का तो मेकअप इतना डिफरेंट होता है, बिल्कुल। ठीक है, वो रूटीन लाइफ में आप नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों से मैं कहती हूँ कि आपको थोड़ा सा एजुकेट होना चाहिए और एनलाइटन होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर अर्मिला, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, और मेरी ऑडियंस को भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपकी सारी बातों से, और एक रूटीन जो आपकी डेली रूटीन है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, वैसे भी। जी तो बिल्कुल। वो भी उनको मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आपसे दोबारा इंशाल्लाह जो है हम पॉडकास्ट के लिए टाइम लेंगे और ज़रूर मुलाकात होगी। इसी के थैंक यू। साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।